हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। अगर आपका 2 मई को एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो आप सभी के लिए क्लास ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। सारे सवाल आप अपनी कॉपी के अंदर 1 लाइन नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। 100% आज की क्लास है। आपकी परीक्षा में 5 से 6 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे सवाल। दोस्तों हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। पेरिस में हुआ है, यूएई में हुआ है, मिस्र में हुआ है, ग्लासगो में हुआ है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है तो आप सबको पता है इसका आयोजन कहाँ हुआ है, इजिप्ट मिस्र में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों इसी को कहते हैं COP 27, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP 27 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, इजिप्ट मिस्र में हुआ है। और दोस्तों किस स्थान पर हुआ है तो आपको स्थान का नाम याद रखना है, शर्म अल शेख। शर्म अल शेख स्थान पर दोस्तों इसका आयोजन हुआ है। इतनी बातें आपको नोट करनी है। अगर आपसे सवाल में पूछा जाए इजिप्ट मिस्र, मिस्र की राजधानी दोस्तों क्या है, काहिरा। काहिरा मिस्र की राजधानी है, इसको भी आपको नोट करना है। बात करते हैं पेरिस, यहाँ पर क्या हुआ है, COP 21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका 21वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, पेरिस में हुआ है। ग्लासगो, यहाँ पर क्या हुआ था, COP 26 का आयोजन हुआ था। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए यूएई, यहाँ पर क्या होगा, COP 28, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर होने वाला है, COP 28 का यूएई में। इतनी बातें आपको नोट करनी है। अब आपको कमेंट कर कर बताना है COP 1, इसका आयोजन दोस्तों कब हुआ था और कहाँ हुआ था। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल कहता है कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। निखत जरीन है, बजरंग पूनिया है, अमन सहरावत है, विनेश फोगाट है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है तो आपको नोट करके रखना है, अमन सहरावत। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और इस सवाल के ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट डाल के रखें, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगा यह सवाल है। बात करते हैं निखत जरीन को लेकर। दोस्तों आपको याद होगा इनका संबंध किससे है, बॉक्सिंग। इनका संबंध किससे है, बॉक्सिंग से संबंधित है। और विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, इसमें दोस्तों गोल्ड मेडल किसने दिलाया है, निखत जरीन ने दिलाया है। दोस्तों आपको बता दें इसके अंदर 4 महिलाओं ने गोल्ड मेडल दिलाया था। कौन कौन, निखत जरीन थी, और दोस्तों स्वीटी बुरा, और दोस्तों एक कौन है, लवलीना बोरगोहन, और दोस्तों एक है नीतू घंगास। इन चारों का नाम आप याद करके रखें, आपकी परीक्षा में कोई सा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल कहता है कि केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल मंदिर कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तेलंगाना का मंदिर है जिसको केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। उस मंदिर का नाम क्या है, रमप्पा मंदिर, इसी को कहते हैं रुद्रेश्वर मंदिर, भद्राचलम मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, और ए और बी दोनों आपको याद करके रखना है। तेलंगाना के दोनों मंदिर हैं, कौन कौन से, रमप्पा मंदिर और भद्राचलम मंदिर। इन दोनों को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। और दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा। रमप्पा मंदिर को कहते हैं रुद्रेश्वर मंदिर। कौन सा, रुद्रेश्वर मंदिर, इसको भी आप नोट करके रखें। और ये दोनों कहां पर स्थित हैं, तेलंगाना में स्थित हैं। आपको बता दें रमप्पा मंदिर ये दोस्तों 39वीं हेरिटेज साइट है, इसको भी आपको नोट करके रखनी है। 40वीं कौन सी है, धौलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। यह भी आपको नोट करना है, परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। बात करते हैं मीनाक्षी मंदिर, ये दोस्तों कौन सी शैली में बना हुआ है, द्रविड़ शैली में। कौन सी शैली बना हुआ है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इसको भी आप नोट कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको याद होना चाहिए जो पिरामिड नुमा मंदिर होते हैं वो कौन सी शैली में बने होते हैं, द्रविड़ शैली में बने होते हैं पिरामिड नुमा मंदिर। इसको भी आपको नोट करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
हमारा अगला प्रश्न कहता है कि कडाबुर सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों आपको बता दें कडाबुर सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था और ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद करके रखना है तमिलनाडु। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद रखें। दोस्तों तमिलनाडु से आपको 1 से 2 चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1 आपको याद रखना है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में स्थित है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए भारत में सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर साइट हैं। पहले इसका आंसर उत्तर प्रदेश हुआ करता था, लेकिन आपको याद रखना है वर्तमान समय में भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछ लिया जाए रामसर कन्वेंशन इसका संबंध कब से है? 2 फरवरी 1971 से संबंधित है। आपको मैंने कई बार नोट कराया है। और रामसर दोस्तों स्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए ईरान में स्थित है। अब आपको कमेंट करके बताना है इसकी थीम। दोस्तों वेटलैंड डे की थीम 2023 की क्या थी? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा? रानीपुर टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 52वां कौन सा है? तो आपको मैंने बताया था रामगढ़ विषधारी। यह कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के बूंदी में स्थित है। आइए चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि एशियाई प्रशांत डॉक संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है, थाईलैंड में स्थित है, जर्मनी में स्थित है, कनाडा में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपकी परीक्षा को लेकर। एशियाई प्रशांत डाक संघ इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद करके रखना है ये थाईलैंड में स्थित है। और थाईलैंड में भी कहाँ पर? इसकी राजधानी बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी दोस्तों क्या है? बैंकॉक यहाँ पर स्थित है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। चलिए बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। स्विट्जरलैंड दोस्तों, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में यहाँ पर 2 चीज़ों का मुख्यालय स्थित है। IUCN इसका मुख्यालय स्थित है। और दोस्तों किसका मुख्यालय स्थित है? WWF। इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। आपको याद होना चाहिए। बात करते हैं IUCN, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? IUCN। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका लोगो क्या है? रेड पांडा। आपको ये भी याद रखने हैं। बात करते हैं जर्मनी के दोस्तों वॉन शहर में। जर्मनी के वॉन शहर में किसका मुख्यालय स्थित है? UNFCCC इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जर्मनी के वॉन शहर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए, और कई बार परीक्षा में इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। दोस्तों क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। इसको आप याद रखें, बहुत ही कंफ्यूजिंग भरी दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं कनाडा के दोस्तों मॉन्ट्रियल में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कनाडा के मॉन्ट्रियल में किसका मुख्यालय स्थित है? वाडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, किसका मुख्यालय? वाडा। इसको भी आप याद रखें। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मॉन्ट्रियल में स्थित है, जो कि कनाडा में स्थित है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका संबंध किससे है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों 18वें क्रम की है स्काउट और गाइड जम्बूरी, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो आप सबको पता है सही आंसर क्या होगा? राजस्थान। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों राजस्थान में भी कहाँ पर? पाली में एक स्थान है जोराहट, यहाँ पर दोस्तों इसका उद्घाटन हुआ है। इसको भी आपको नोट करना है। जल्दी से दोस्तों क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें।
अगर आपका भविष्य में एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो आप इस क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। सारे सवाल आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। 100% आज की क्लास से आपकी परीक्षा में 3 से 4 सवाल आपको यूं हूबहू देखने को मिलेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? अब तक 5 से 6 बार अन्य परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न। पुलमपारा है, मोडेरा है, बुरहानपुर है, थम्बी है। तीनों ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है ऊपर वाले। दोस्तों भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो आपको याद रखना है मोडेरा गांव। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और मोडेरा कहां पर स्थित है? गुजरात में। गुजरात में स्थित है। इतनी बातें आपको नोट करनी है। इसके अलावा पुलमपारा, दोस्तों भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत कौन सी है? तो आपको याद रखना है पुलमपारा पंचायत। बुरहानपुर, लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सवाल बनेगा। दोस्तों भारत का पहला हर घर जल वाला प्रमाणन, भारत का पहला हर घर जल वाला प्रमाणन जिला कौन सा है? बुरहानपुर। और ये कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इतनी बातें आपको नोट करनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सियोम पुल का उद्घाटन राजनाथ सिंह जी के द्वारा कहां पर किया गया? गोवा में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में कि मध्य प्रदेश में? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। सियोम पुल, इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह जी के द्वारा कहां पर किया गया? तो आपको याद करके रखना है अरुणाचल प्रदेश आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाए अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से दोस्तों आपको 2 से 3 चीज़ें याद रखनी है। सियोम पुल ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। दोपा रिजा पुल ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। डोनी पोलो एयरपोर्ट, लगाइएगा स्टार। डोनी पोलो एयरपोर्ट ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। पाके टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। सेला सुरंग ये कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा दोस्तों क्या है? दोस्तों एक और चीज़ बचती है बहुत ही महत्वपूर्ण। मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी, जल्दी से बताएं कमेंट कर, मुझे अभी वो याद नहीं आ रही। कई बार मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। जैसे कि गोवा में दोस्तों आपको याद रखना है मोपा एयरपोर्ट। कौन सा? मोपा एयरपोर्ट। इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? मनोहर पारिकर एयरपोर्ट। इसको भी आप याद रखें। क्या नाम कर दिया गया दोस्तों? मनोहर पारिकर एयरपोर्ट। कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। बात करते हैं त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा, इसकी दोस्तों मूल भाषा क्या है? कोकबरोक त्रिपुरा की मूल भाषा है। और त्रिपुरा के दोस्तों वर्तमान में सीएम किसको बनाया गया? डॉक्टर मानिक साहा यहाँ के दोस्तों वर्तमान में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसको भी आप याद कर ले, महत्वपूर्ण सवाल बनेगा आपकी परीक्षा को लेकर। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से सूडान की राजधानी कौन सी है? सूडान बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसको आप नोट कर लें। आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड सवाल बनेगा सूडान से लेकर। जुबा इसकी राजधानी है, खार्तूम इसकी राजधानी है, दमिश्क इसकी राजधानी है कि अंकारा इसकी राजधानी है? दोस्तों आपको बता दें सूडान की राजधानी कौन सी है? तो आपको याद करके रखना है खार्तूम। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए जुबा किसकी राजधानी है? तो दक्षिणी सूडान इसकी राजधानी दोस्तों क्या है? जुबा। ये दोनों दोस्तों अलग अलग हैं, इनको आप नोट कर लें। अगर आपसे केवल सूडान की राजधानी पूछे तो आप कहेंगे खार्तूम, लेकिन आपसे दक्षिणी सूडान की राजधानी पूछे तो आप कहेंगे जुबा। बात करते हैं दमिश्क, ये किसकी राजधानी है? सीरिया की राजधानी है। सीरिया की राजधानी है। इसके अलावा अंकारा किसकी राजधानी है? तुर्की का नया नाम बदल के क्या हो चुका है? तुर्की। इतनी बातें आपको नोट करनी है। आइए दोस्तों कुछ और बातें आपको हम बताते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। आपसे पूछा जाए सूडान में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन कावेरी दोस्तों चलाया गया भारत सरकार के द्वारा। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तुर्की में, दोस्तों तुर्की और सीरिया में कितनी ज़बरदस्त तरीके से भूकंप आया था, उसमें जो लोग हैं उनको मदद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त।
ऑपरेशन दोस्तों तुर्की की मदद करने के लिए चलाया गया था। अफगानिस्तान से अपने भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। अब आपको कमेंट करके बताना है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला सवाल कहता है कि फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी किसने की? हैदराबाद ने, मध्य प्रदेश ने, गुजरात ने, राजस्थान ने। दोस्तों आपको बता दें, फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो आपको ध्यान में रखना है हैदराबाद। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं हैदराबाद। आपको याद होगा 1948 का ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, इसका संबंध किससे? हैदराबाद से संबंधित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही फेमस प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। और किसकी प्रतिमा है? संत रामानुजाचार्य, संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। और दोस्तों कितनी इसकी ऊंचाई है? 216 फीट इसकी ऊंचाई है। इसको भी आपको नोट करना है, परीक्षा में ये आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है। गुजरात दोस्तों, गुजरात में दोस्तों कौन सी प्रतिमा स्थित है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? गुजरात, केवड़िया गुजरात में स्थित है। किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। इतनी बातें आपको नोट करनी है। और स्टैचू ऑफ पीस ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसको भी आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवाल अच्छे से लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? यानी कि भारत का दोस्तों पहला राज्य है जिसने अंधता नियंत्रण पॉलिसी को लागू किया है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। दोस्तों आपको बता दें, अंधता नियंत्रण पॉलिसी इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? राजस्थान। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। राजस्थान के द्वारा ही दोस्तों चिरंजीवी योजना, कौन सी? चिरंजीवी योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? राजस्थान के द्वारा की गई है। अब इसकी राशि को दोस्तों 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 25 लाख रुपए कर दिया गया है। तो आपसे सवाल पूछा जाता है इसमें कितने की वृद्धि की गई है? तो 15 की वृद्धि की गई है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। आपसे सवाल पूछा सकता है कि दोस्तों चिरंजीवी योजना में कितने रुपए की वृद्धि हुई है? 15 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए इसकी राशि कर दी गई है। इसको आप याद रखें। दोस्तों गुजरात की एक बहुत ही फेमस योजना है सीमा दर्शन योजना। कौन सी? सीमा दर्शन योजना। कहाँ की? गुजरात की योजना है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि कांगड़ा चाय का जीआई टैग किसको प्राप्त हुआ? दोस्तों जीआई टैग का मौसम चल रहा है, कई सारे राज्यों के अन्य चीज़ों को जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। तो आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी। कांगड़ा चाय, इसका जीआई टैग किसको मिला? हिमाचल प्रदेश, बिहार, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। दोस्तों आपको बता दें, कांगड़ा चाय की जीआई टैग, इसका दोस्तों जीआई टैग किसको प्राप्त हुआ है? तो आपको ध्यान में रखना है हिमाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको दोस्तों यूरोपियन यूनियन जो संस्था है उसके द्वारा भी इसको जीआई टैग दिया गया है। इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर, जैसे कि जीआई टैग, इसका अधिनियम कब का है? 1999 का इसका अधिनियम है। दोस्तों लागू कब हुआ था? 2003 में ये लागू हुआ था। और 2004 में दोस्तों आपको बता दें, दार्जिलिंग की चाय इसको पहला जीआई टैग दिया गया था। और ये दोस्तों कहाँ से संबंधित है? वेस्ट बंगाल से संबंधित है दार्जिलिंग की चाय। इतनी बातें आपको जीआई टैग से याद रखनी है। और कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ये सवाल भी आपको नोट करना है। अगर आपसे पूछ ले जीआई टैग दोस्तों कौन सा मंत्रालय देता है, तो आपको याद रखना है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ये सवाल बहुत ही डीप सवाल है। आपसे पूछा जाएगा कि जीआई टैग किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अब आपको कमेंट करके बताना है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है। तब तक दोस्तों महत्वपूर्ण जीआई टैग मैं आपको लिखवाता हूं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए बिहार का दोस्तों जर्दालू आम, ये दोस्तों कहाँ का है? बिहार का है। एक दोस्तों इसका है मिथिला मखाना।
मिथिला मखाना। इसका जीआई टैग किसको मिला है? बिहार को। एक है दोस्तों मिर्चा चावल, मिर्चा चावल, इसका जीआई टैग किसको मिला है? बिहार को। लद्दाख, लद्दाख का दोस्तों जीआई टैग कौन सा है? रक्ते खुबानी। क्या है दोस्तों? रक्ते खुबानी, रक्ते खुबानी, ये किसका जीआई टैग है? लद्दाख का। एक दोस्तों वुड कार्विंग, इसको भी आप लिख लें, वुड कार्विंग, ये किसका है? ये भी लद्दाख का है। दोस्तों जम्मू कश्मीर का बहुत ही फेमस जीआई टैग है बसोहली पेंटिंग। कौन सी दोस्तों? बसोहली, बसोहली चित्रकारी किसका है? जम्मू कश्मीर का है। इसको भी आप लिख लें। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा में आने वाले सवाल हैं, इनको आप एक वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके चलें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि उपाधियों का अंत से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैं आपको बताने वाला हूं जो आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछे जाएंगे। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 1A। दोस्तों आपको बता दें उपाधियों का अंत, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 18 में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 15, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है? तो आपको याद करके रखना है, किसी भी व्यक्ति से लिंग, जाति, धर्म, लिंग, जाति, धर्म, रंग, रूप, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए लिंग, जाति, धर्म, रंग, रूप के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? अनुच्छेद 15। अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 16 है, इसमें क्या है दोस्तों? नौकरियों का आरक्षण है, यानी कि सरकारी गवर्नमेंट जो आरक्षण होता है उसका संबंध अनुच्छेद 16 से है। अनुच्छेद 217 में किसका उल्लेख है? जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है। बात करते हैं अनुच्छेद 19 1A, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति को बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार इसी के अंदर है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका उल्लेख दोस्तों कहां पर किया गया? तो आपको याद रखना है 19 1A। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से संबंधित पार्टी कौन सी है? सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल की परीक्षा में। आपकी परीक्षा में ये सवाल आपसे फिर से पूछा जा सकता है। कंजर्वेटिव पार्टी है, ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी है, लेबर पार्टी है। बहुत ही सिंपल दोस्तों क्वेश्चन है, आपके सामने आंसर दिया हुआ है। इटली की प्रधानमंत्री कौन है? सबसे पहला सवाल जॉर्जिया मेलोनी, यही सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और दोस्तों वर्तमान समय में ये कौन सी पार्टी से संबंधित है? ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी से। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं कंजर्वेटिव पार्टी, ये किसकी पार्टी है? ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, इनकी दोस्तों पार्टी कौन सी है? तो आपको याद रखना है कंजर्वेटिव पार्टी। और ब्रिटेन के दोस्तों वर्तमान समय में प्रिंस कौन है? चार्ल्स थर्ड, ये तीसरे क्रम के हैं, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं दोस्तों लेबर पार्टी। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज, वो कौन से पार्टी से संबंधित है? लेबर पार्टी से संबंधित हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में बार बार पूछा गया प्रश्न। कांगो नदी, माही नदी, लिम्पोपे नदी, रावी नदी। दोस्तों आपको बता दें मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो आपको याद करके रखना है लिम्पोपे नदी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछा जाए कांगो नदी, ये दोस्तों भूमध्य रेखा को, भूमध्य, अगर आपसे पूछा जाए भूमध्य रेखा को दोस्तों 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। माही नदी, ये दोस्तों क्या है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। इसके अलावा मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपे नदी। अगर आपसे पूछ लिया है रावी नदी, इसको दोस्तों वेदों में क्या कहते हैं? परुष्णी। रावी नदी को वेदों में क्या कहते हैं? परुष्णी नदी कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखें। बात करते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि केमांग, लोहित, सुबनसिरी किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों इस पेज के ऊपर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लें, यहाँ से 100% 1 से 2 सवाल आपकी हर शिफ्ट में आपसे पूछे जाएंगे।
केमांग, लोहित, सुबनसिरी, ये तीनों किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी या कावेरी नदी? दोस्तों आपको बता दें केमांग हो गया, लोहित हो गया, सुबनसिरी हो गया, ये सबकी सब कौन किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। बात करते हैं गोदावरी। गोदावरी की दोस्तों सहायक नदियां आप लिख लीजिएगा। प्राणहिता, प्राणहिता, इंद्रावती, वेन गंगा और दोस्तों एक है प्रवृद्धा। प्रवृद्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, वैनगंगा, ये चारों नदी दोस्तों किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी नदी की। बात करते हैं दोस्तों कृष्णा नदी। इसकी दोस्तों सहायक नदी कौन सी है? मूसी नदी, मूसी नदी। इसके अलावा तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, इसके अलावा घाट प्रवाह, घाट प्रवाह, और एक है दोस्तों माल प्रवाह। ये चारों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपको याद कर लेना है, ये चारों नदियां दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। कावेरी नदी, इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? 1 से 2 नाम आपको कमेंट करके बताना है, ये आपके होमवर्क का सवाल है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके यह भी बताना है कि इन 16 सवालों में से आपका कितना स्कोर रहा, आपको कितने सवाल सही सही आते थे और आपने कितना कुछ सीखा आज की क्लास से। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर बने रहें अंत तक। 100% आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है आप सभी के लिए, इसको ज्वाइन कीजिएगा और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं आने वाले अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।